व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। आपको याद होगा पहले अध्याय में हमने व्यवसाय की बहुत सरल बारीकियों को समझा और हमने जाना कि व्यवसाय क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों की। अगर आप इसे फिर से पिछले अध्याय से जोड़कर देखें तो आपको याद होगा कि पिछले अध्याय के अंत में हमने एक छोटे से विषय पर चर्चा की थी कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें कई कारकों का ध्यान देना होता है। उन्हीं में से कारक था कि व्यवसाय के स्वामित्व का क्या स्वरूप होगा। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर हम ये पाते हैं कि व्यवसायिक संगठन के 5 प्रकार हैं। पहला एकल स्वामित्व, दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा साझेदारी, चौथा सहकारी समितियां और पांचवा संयुक्त पूंजी कंपनी। हम इस अध्याय के 2 भागों में एक एक करके इन सभी प्रकार के व्यवसायों को और इनकी बारीकियों, इनकी विशेषताओं और इनके गुणों और सीमाओं को चर्चित करेंगे या इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकार और सबसे सरल प्रकार के व्यवसायिक संगठन से। सबसे पहला संगठन का स्वरूप है एकल स्वामित्व। जैसा कि बच्चों नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक स्वामी होता है, अर्थात यह ऐसा व्यवसाय है जिसका नियंत्रण, इसको चलाना, इससे होने वाले लाभ को परखना और इसके हानियों और जोखिमों को उठाना, ये सब कुछ एक व्यक्ति करता है। ये पूरा व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं नियंत्रित किया जाता है। बच्चों ऐसा व्यवसाय आपको सामान्यतः बहुत छोटे प्रकार के व्यवसायों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यवसाय बड़ा होते जाता है एक व्यक्ति के लिए उसको अकेले नियंत्रित करना मुश्किल होते जाता है। तो छोटे व्यवसाय या ऐसे व्यवसाय जहां पर हमें अपनी विशेष सेवाएं अपने उपभोक्ताओं को देनी है जो हमारे अलावा शायद कोई और नहीं दे सकता, वहां पर हम अपने नियंत्रण में सब कुछ रखते हैं और जब तक आकार छोटा है तब तक उसको रखते हैं। तो इस तरह के व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं क्या निकल कर आती है? सबसे पहली विशेषता यह है, इस तरह के व्यवसाय को हमारे देश में शुरू करना और चलाना बहुत सरल है। इसकी स्थापना भी सरल है और इसको बंद करना भी सरल है, क्योंकि इस तरह के व्यवसायों के लिए हमारे देश में कोई विशेष कानून नहीं है, जिसकी वजह से इसे शुरू करने में बहुत ज़्यादा कानूनी दस्तावेज या अन्य कानूनी आवश्यकताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कल को भी ये व्यवसाय बंद भी करना चाहें तो भी इसके लिए बहुत कुछ ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति हमें नहीं करनी पड़ती, इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है। पहली विशेषता हो गई कि स्थापना और बंद करना दोनों ही बड़ा आसान है। दूसरी विशेषता यह है कि इस तरह का व्यवसाय पूरी तरह एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसी से तीसरी विशेषता निकल कर आती है कि फिर ऐसे व्यवसाय में सारा लाभ एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और सारा जोखिम भी उसी एक व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इसकी चौथी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता, यानी कि अगर कानून की नज़रों में यह जाता भी है तो कानून व्यवसाय और व्यवसायी को एक ही मानता है। आप आगे अन्य प्रकार के व्यवसायों में देखेंगे कुछ जगहों पर कि स्वामी और व्यवसाय को अलग माना जाता है, लेकिन इस व्यवसाय में, एकल स्वामित्व में, व्यवसाय का खुद का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता। व्यवसाय के नाम पर कोई भी किसी भी तरह का समझौता या खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। अगली विशेषता जो है वो यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता भी कम पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्योंकि स्वामी और व्यवसाय बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर कल को स्वामी को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी इस तरह की घटना घट जाती है, तो उसके साथ साथ व्यवसाय का भी अंत हो जाता है। यानी इस व्यवसाय की निरंतरता अनिश्चित है या कभी भी खत्म हो सकता है। तो इस प्रकार हम इस व्यवसाय के बारे में इन कुछ विशेषताओं को देखते हैं, तो इनको अगर हम और ज़्यादा सोचें तो हमें इन्हीं से कुछ गुण और कुछ सीमाएं या अवगुण इस व्यवसाय के बारे में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण तो बच्चों यह है कि सारा नियंत्रण एक व्यक्ति के या मेरे मान लो हाथों में होने से सारा लाभ मेरा है। यदि व्यवसाय अच्छा चलता है और इसमें हमें लाभ होता है तो इस पूरे लाभ का फायदा जो है वो एक व्यक्ति को मिलेगा, स्वामी को मिलेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि सारा लाभ एक व्यक्ति के पास ही आ जाएगा। इसका दूसरा फायदा यह है कि क्योंकि ये व्यवसाय एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित भी होता है, तो इससे जुड़ी हुई सारी सूचनाएं उसी के पास रहती हैं, सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहती है।
अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई वित्तीय सूचनाएं किसी के साथ साझा करना इसमें अनिवार्य नहीं है, तो इन सूचनाओं को हम गोपनीय रख सकते हैं। इसका तीसरा फायदा यह है कि क्योंकि इसमें सारे निर्णय और सारा नियंत्रण एक व्यक्ति के पास है, तो सभी निर्णय बहुत जल्दी होते हैं, निर्णयों को लेने में समय और देरी कम होती है। तो ये इसके कुछ मुख्य फायदे निकल कर आते हैं। अगर हम इसके अवगुणों या सीमाओं की बात करें, तो क्योंकि एक व्यक्ति सारा व्यवसाय खुद देख रहा है, प्रबंधित कर रहा है, तो उसकी प्रबंधन की सीमाएं होती हैं, प्रबंधन की कुशलताओं में कमियां होती हैं। एक व्यक्ति हर कार्य में निपुण नहीं होता, तो इसके कारण इस व्यवसाय का प्रबंधन उतना अच्छा या कुशल नहीं माना जाता। इसी से हम तीसरी कमी निकाल सकते हैं कि क्योंकि सारी हानि एक व्यक्ति को उठानी पड़ेगी, तो उस व्यक्ति का जो स्वामी है उसका दायित्व अनिश्चित होता है, उसके ऊपर सारा दायित्व है पूरे व्यवसाय का। और अगली कमी यह है कि क्योंकि व्यक्ति अकेला है और सब कुछ उसके ऊपर ही निर्भर है, तो अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो इसके साथ व्यवसाय भी अंत हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय की जो आयु है वो बहुत अनिश्चित होती है। तो बच्चों, हमने इस प्रकार के व्यवसाय की विशेषताएं तो देखी ही, उन विशेषताओं से हमने ये सीखा कि कैसे हम गुण और अवगुण निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहले प्रकार का व्यवसाय था, जो सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है हमारे देश में व्यवसाय करने का, कि आप अकेले कोई व्यवसाय शुरू करें, सारी पूंजी खुद लगाएं, सारा मुनाफा या नुकसान खुद उठाएं। इससे जुड़ी हुई जितने भी इसके फायदे हैं और जो भी कमियां हैं, वो सारा आप खुद उसका सामना करें।